मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है, पर ये कहाँ होती है? इसी प्रकार के जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज के सेशन में मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आपको लगातार इस टाइप के जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो ग्रुप 5 के CHO और दूसरे जो नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और आने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ में और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, जिसे हम स्टेपस कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? तो इसके जो आंसर हैं मस्तिष्क, कान, हाथ और नाक। तो यदि इसका हम सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कान में। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं तो हमारे जो कान होते हैं उस कान में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 3 हड्डियाँ आपकी राइट साइड और 3 हड्डियाँ आपकी लेफ्ट साइड पाई जाती हैं। स्टेपस आपकी, यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ 3 जो हड्डियाँ हैं वो हैं, एक है आपकी मीडियस, दूसरी आपकी है इनकस और तीसरी आपकी है स्टेपस। घोड़े की नाल की तरह, कैसे? घोड़े की जो नाल होती है उस टाइप से ये ऐसी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है। ये जो कान होता है टोटल इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो रहता है वो रहता है आपका आउटर ईयर, दूसरा रहता है मिडल ईयर और तीसरा जो रहता है वो रहता है आपका इनर ईयर। तो स्टेपस जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मिडल ईयर वाले एरिया में। इसके अलावा यहाँ एक नर्व सप्लाई होती है जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। इस ऑडिटरी नर्व्स में क्रेनियल नर्व्स के नाम से इसे जाना जाता है। क्रेनियल नर्व्स की ये नर्व्स आपकी 8 नंबर की क्रेनियल नर्व्स रहती है कि मनुष्य की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्त्राव करती है। यदि हम इसके ऑप्शन के बारे में जान लें तो यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि मनुष्य का अग्नाशय या पैंक्रियाज ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके हार्मोन्स का और एंजाइम दोनों के उसके द्वारा किया जाता है। अब यदि हम इसमें एंजाइम की बात कर लें तो इसमें जो एंजाइम सीक्रेशन होता है उसका नाम है एमाइलेज। हार्मोन्स का नाम क्या है? एमाइलेज। और यदि हम इसमें हार्मोन्स की बात कर लें, हार्मोन्स के 3 प्रकार के हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। एक होता है आपका इंसुलिन, दूसरा होता है आपका ग्लूकोजन और तीसरा होता है आपका सोमेटोसिन। अब यदि हम सेल्स की बात कर ले इसमें तो जो आपका इंसुलिन नाम का जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो आपका होता है बीटा सेल के द्वारा। ग्लूकोजन आपका होता है अल्फा सेल के द्वारा और सोमेटोजन जो होता है वो होता है आपका गामा के। इंसुलिन का आपको पता है कि ये इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रण करता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो आपको बताना है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इसका सही आंसर है। हिप्पोकैम्पस की यदि हम बात करें तो प्रेमस्तिष्क के अंदर ये
यहाँ पे घोड़े की आकृति का या एक छोटी सी ग्रंथि होती है जहाँ पे स्मरण शक्ति का पॉइंट रहता है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 400 ग्राम के समथिंग रहता है। यदि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क, इसके बीच में यदि एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है, उसे जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि एवं दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है आपके कैल्शियम और फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, या फिर इनमें से कोई सी नहीं। तो आपको पता है कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैल्शियम और फास्फेट। जी, जो हमारे दांत होते हैं और जो अस्थियां होती हैं उन्हें बनाने में प्रमुख रूप से 2 आयन्स जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी आवश्यकता रहती है। कैल्शियम का यदि हम रासायनिक नाम देखें तो इसका कैल्शियम का रासायनिक नाम क्या होता है? Ca। और यदि इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 37 सेल्सियस, सी 310 केल्विन, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति का फ़ारेनहाइट में तापमान देखते हैं तो वो 98.6 के बराबर रहता है, और यदि हम उसका तापमान सेल्सियस में देखें तो उसका जो तापमान होता है वो लगभग 37 सेल्सियस होता है, और यदि हम इसके केल्विन का देखें तो इसका जो तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन। अब यदि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष रूप से इसका जो सूत्र होता है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आप सूत्र याद करके रखें। वो होता है आपका, यदि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपका आएगा सेल्सियस, इसके बाद में इंटू इसके बाद 9/5 प्लस 32, और जो इसका आंसर आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट के समथिंग आएगा। और यदि आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें आएगा 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो -32, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो आपके सेल्सियस के बराबर होगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम इन सेशन के माध्यम से आपकी जो ग्रुप 5 के अभी करंट में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी हम करा रहे हैं। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इस जो वीडियो है इसको ज़रूर लाइक करें। तो जो NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है या किसकी कमी की वजह से होती है? आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोलिक एसिड। तो NTD की जो बीमारी होती है ये बेसिकली होती है आपके जो जन्मजात बच्चे होते हैं उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में एक विशेष प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है,
उसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आप यदि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने कुछ एरिया को छोड़कर और बॉडी की सरफेस से बाहर निकल आई है। दो प्रकार की कंडीशन रहती है, कई बार इसमें जो स्किन होती है वो ब्रेक हो जाती है और कई बार इसमें स्किन ब्रेक नहीं होती है। कॉज यदि हम देखते हैं तो इसका जो मेन कॉज होता है फोलिक एसिड की कमी। इसे दूर करने के लिए हम जो भी प्रेग्नेंसी लेडी होती हैं उन्हें 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की डोज रोज़ एक टैबलेट हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय का भार कितना होता है। तो आपको बताना है कि जो गर्भाशय है उसका भार कितना होता है, क्या 100 ग्राम, 60 ग्राम, 150 ग्राम या 300 ग्राम। तो पहले आप जान लें कि गर्भाशय महिलाओं में बच्चादानी जिसे हम कह सकते हैं वो उसे हम गर्भाशय बोलते हैं, जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है। नॉर्मली यदि हम इसका देखा जाए तो ये जो जब गर्भाशय के अंदर बच्चा डेवलप नहीं होता है उस समय इसका जो आकार होता है वो लगभग आपका 60 ग्राम कह सकते हैं या 40 ग्राम से लेके 60 ग्राम के बीच में रहता है। लेकिन जब इसमें बच्चे का कंसीव हो जाता है तो ये आपका 900 ग्राम तक हो जाता है। अब यदि हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात कर लें तो इसका जो आकार है वो 7.5 × 5 × 2.5 के बराबर होता है। मतलब उसकी जो लंबाई होती है वो 7.5, जो चौड़ाई होती है वो 5 और जो मोटाई होती है वो आपकी 2.5 के बराबर होती है। नाशपाती के आकार का ये ऑर्गन होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक महत्वपूर्ण अंग होता है कि जन्म के बाद नवजात के शरीर पर लगा हुआ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ कहलाता है। तो पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, उस पिक्चर से आप इसको थोड़ा एनालाइज करें और यदि आपने तो कभी देखा हो तो आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा। इन दो पिक्चर्स में आपने देखा कि इस बच्चे में एक वाइटिश और येलोइश कलर की एक परत जैसी लगी है और इस दूसरे वाली पिक्चर में भी आपको वो दिख रहा होगा कि उसमें वाइटिश और येलोइश कलर की एक परत जैसी इसमें दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बर्निक्स कैसियोसा। क्या बोलेंगे, बर्निक्स कैसियोसा। इस जो परत रहती है इसको बोलते हैं। ये जो परत रहती है इसका जो कार्य होता है प्रमुख रूप से, ये जो कार्य यदि हम कहें इसका, तो इसका प्रमुख रूप से कार्य है कि ये यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट से ये बच्चे को बचाती है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। थर्मो रेगुलेशन से मतलब है कि यदि बच्चे का टेम्परेचर 37 के समथिंग सेल्सियस में यदि हम बोले तो 37 सेल्सियस यदि है, तो यदि बाहर का जो तापमान या मदर के अमनियोटिक फ्लूइड का तापमान, अमनियोटिक फ्लूइड से मतलब जो गर्भस्थ महिला होती है उसकी जो गर्भाशय रहता है उसमें एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जिसे ही हम अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसके संपर्क में बच्चा आता है तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है लेयर, और यदि इसमें कुछ टेम्परेचर में कम ज़्यादा भी होता है तो ये जो वर्निक्स कैसियोसा करके जो लेयर रहती है ये उसे इस टेम्परेचर की जो कम ज़्यादा होने वाले परिभाव या प्रभाव से उसे बचाए रखती है। इससे बच्चे का जो टेम्परेचर होता है वो समान रूप से बना रहता है। तो पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः कब तक समाप्त हो जाती है? तो पहले आप ये चीज़ को समझ लें कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है।
तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि सुबह के समय उल्टी और उल्टी जैसा मन करना या नोसिया या वोमिटिंग के सिम्टम आना। नोसिया एंड वोमिटिंग, नोसिया एंड वोमिटिंग के सिम्टम आना जो कि गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। यदि हम इसके प्रारंभिक अवस्था यानी शुरुआती समय की बात करें तो ये शुरू कब से होता है, तो ये जो शुरू होता है ये होता है आपके 1.5 महीने या 6 वीक में ये शुरू हो जाता है। कितना, 1.5 महीने या फिर 6 वीक में ये शुरू हो जाता है। अधिकतम इसकी जो स्थिति देखी जाती है वो 8 हफ्ते से लेकर 11 हफ्ते तक इसकी स्थिति देखी जाती है और ये लगभग 3 माह के बाद ये ख़त्म हो जाता है। यदि हम इसके कारण की बात कर लें तो कारण के शुरू से मुख्य रूप से इसमें हार्मोन्स का जो चेंजेस होता है बॉडी में, हार्मोन्स और जो ब्लड में लो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो इसका मेन कारण माना जाता है। अंडाणु और शुक्राणु कि योग से जो उसका जो योग होता है उसे हम क्या कहेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फीमेल ऑर्गन्स में एक ऑर्गन्स होता है ओवरी। इसी प्रकार से मेल्स जो पर्सन रहते हैं उसमें रहते हैं टेस्टिस। ओवरी जो है वो आपका ओवम का निर्माण करती है और जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म का निर्माण करते हैं। यदि नंबर की बात की जाए तो ये भी शरीर में 2 पाए जाते हैं और ये भी शरीर में 2 पाए जाते हैं। इनके काम करने की क्रिया थोड़ी डिफरेंट होती है बिकॉज ओवरी 1 महीने में एक ओवरी काम करती है और दूसरे महीने में दूसरी ओवरी काम करती है। टेस्टिस जो रहते हैं वो लगातार काम करते हैं और एक साथ स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब यदि ओवरी के द्वारा एक ओवम छोड़ा जाता है और यदि इसमें एक स्पर्म आके ऐड होता है तो इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसलिए अंडाणु मेल होता है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उससे जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो कहलाता है जायगोट। और इसी से आगे जो प्रोसेस होती है बच्चे की वो स्टार्ट होती है। यदि हम टाइम की बात कर लें तो जो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो होती है जर्म सेल, जिसे हम जर्मिनेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम 2 सप्ताह तक मानते हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक की जो स्थिति होती है वो स्टार्ट होती है 3 हफ्ते से और ये ख़त्म होती है आपकी 8 हफ्ते तक। इसके बाद जो आपकी एक और प्रोसेस होती है वो होती है फीटल स्टेज, जो आपकी 9वें हफ्ते से स्टार्ट होकर बच्चे के बर्थ तक कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं प्लेसेंटा का निर्माण कब पूर्ण होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका 14वें हफ्ते के तक प्लेसेंटा पूर्ण रूप से बन जाता है। प्लेसेंटा यदि आप ना समझे तो मैं आपको बता दूं कि जो मदर का फीटस डेवलपमेंट होता है उसमें मदर और बच्चे को एक कह सकते हैं एक लाइन के थ्रू या एक पाइप लाइन के थ्रू जोड़, इसमें जो बच्चे के लिए न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जाती है वो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, अम्लाइकल कॉर्ड। और मदर और बच्चे को एक कॉर्ड के बाद जो कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो मदर और प्लेसेंटा के बीच में होता है। और प्लेसेंटा और मदर एक प्रकार से इसका
बैरियर होता है जो बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की जो पूर्ति है इसके द्वारा की जाती है। और गर्भावस्था के दौरान योनि के नीले वर्णक को कहा जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो नीला वर्णक या जो योनि का नीले रंग का कलर होता है इसे हम कहते हैं चैडविक साइन। क्या बोलेंगे? चैडविक साइन। यदि इसके कारण की हम बात करें तो ये नीला विशेष रूप से ब्लड सर्कुलेशन, किसकी वजह से? ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है उसकी वजह से इसका जो कलर है वो नीला हो जाता है। इसके अलावा दूसरे साइन भी प्रेगनेंसी के समय में देखे जाते हैं और ये प्रेगनेंसी के समय में देखे जाने वाले यदि हम साइन की बात करें तो एक होता है हैगर साइन। इस हैगर साइन में क्या होता है, जो लेडी है उसका सर्विक्स रहता है उसमें क्या होता है, एक तो संकुचन होने लगता है और दूसरा वो सॉफ्ट पड़ने लगता है। यदि इस टाइप का साइन देखा जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैगर साइन। इसके बाद आता है ओसेंडर साइन। तो ओसेंडर साइन बोलेंगे कि जब किसी भी लेडीज़ को पल्सेशन जैसा फील होने लगे। कहाँ पे? वेजाइना के अंदर पल्सेशन या पल्स जैसी फीलिंग आने लगे तो उस साइन को बोलते हैं ओसेंडर साइन। ये सबसे पहले देखा जाने वाला साइन है जो किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ में आता है। इसमें उस जो लेडीज़ है उसको प्रेगनेंसी होने की संभावना हो जाती है। अब आपको बताना है कि प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 23 से 25 सेंटीमीटर प्लेसेंटा का व्यास होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है सूतिका अवस्था किसे कहते हैं? तो सूतिका अवस्था का अर्थ होता है कि जब किसी भी महिला की डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में जो ऑर्गन्स रहते हैं, बेसिकली जो महिला का यूटेरस होता है और जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो अपने पहले की जो स्थिति रहती है, जो महिला के पहले जो ऑर्गन्स रहते हैं उसकी स्थिति को पहुंचता है। उस में लगने वाला समय जो उसको क्या बोलेंगे? सूतिका अवस्था बोलेंगे। और इसका जो समय होता है वो होता है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह या हम बोलेंगे इसको 42 डेज। पार्टोग्राफ किससे संबंधित है? तो ये पार्टोग्राफ आपका संबंधित होता है आना है ओवरी का कार्य। तो ओवरी जो महिला होती है उस महिला की जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं उसमें ये पाई जाने वाली ऑर्गन होती है जो किसका निर्माण करती है? ओवम का निर्माण करती है। ओवम का निर्माण करती है, हार्मोन्स का निर्माण करती है, ओवम को रिलीज करती है, ग्राफिकन फॉलिकल्स का भंडारण करती है और जो ओवम रहता है उसको परिपूर्ण भी करती है। लेकिन वीर्य का निर्माण ओवरी के द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि वीर्य है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और वीर्य का निर्माण होता है टेस्टिस में। इंटरनल ऑर्गन जो जेनिटल ऑर्गन है उसका एक भाग होता है और ये जहाँ से मैंने ये डायग्राम स्टार्ट किया है और जहाँ पे ये डायग्राम एंड किया है, यहाँ की जो बीच की जो संरचना है ये कहलाती है फिलोपियन ट्यूब। यदि हम इसके भाग की बात कर लें तो बेसिकली इसमें 4 भाग इसमें रहते हैं। और यदि अब इनके नाम की बात की तो इसकी जो गर्भाशय ट्यूब, ओविडक्ट, सेल्फ हिंजेस जो फिलोपियन ट्यूब्स के अदर नाम है। ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फिलोपियन ट्यूब्स का अदर नाम क्या है और इसमें जो सेल्फ हिंजेस जो ऑप्शन था वो दिया हुआ था। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। एम्पुला जो है वो फिलोपियन ट्यूब के जो 4 भाग होते हैं उसमें से एक भाग एम्पुला
रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्पुला, क्योंकि एम्पुला इसका एक पार्ट होता है, ना कि इसका अदर नाम होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है क्या है, एम्पुला मेट्रियम में। इसका जो सही आंसर वो है डी, सर्विक्स, बिकॉज सर्विक्स एक एरिया है जो कि आपको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है। सर्विक्स है वो आपका आंतरिक अंग में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सर्विक्स।